हेलो एंड वेलकम टू द ज्ञान गैलेक्सी। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण अध्ययन का ये चौथा भाग है। इस भाग में हम लोग लगभग में कक्षा 4 की किताब को ख़त्म कर देंगे और सिर्फ एक वीडियो और आना बाकी रहेगा और वो वीडियो संविधान से होगा। दोस्तों, हम लोग यूपी टेट के लिए जो पर्यावरण अध्ययन पढ़ रहे हैं उसमें लगभग में हर एक चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़े हैं और उसको बढ़िया से समझे भी हैं। इसके अलावा जो नोट्स वाली बात है, तो नोट्स के लिए ये आपके लिए बहुत अच्छा नोट्स का काम करेगा। आप लोग इस वीडियो को एक बार रोक करके और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप चाहें तो इसको नोट्स के रूप में भी सेव कर सकते हैं अपने मोबाइल में और उसे पढ़ करके एक दो बार पढ़ करके इसको अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये अच्छा नोट्स है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे और समझेंगे। इसमें से मेलों के बारे में पढ़ेंगे। मेलों के बाद हम लोग जल और जल प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद विज्ञान का एक चैप्टर वाष्पन और संघनन से होगा और यात्रा से संबंधित, जो कि हम लोगों के सिलेबस में यूपी टेट के सिलेबस में यात्रा से संबंधित एक टॉपिक दिया हुआ है, तो उसका हम लोग थोड़ा सा अपने जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्य ज़िले हैं उनके जो कुछ विशेषताएं हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। और लास्ट में उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, इन सब चीज़ों को समझेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मेला क्यों लगते हैं, मेले यानी कि मेले लगने का कारण क्या है। तो मेले जो होते हैं इसका लगने का कारण क्या होता है। सबसे पहला जो इसका कारण होता है वो होता है इसका धार्मिक कारण, यानी कि धार्मिक कारण जो होता है ये मेला का सबसे मुख्य कारण होता है और इसके वजह से हम लोगों के देश में अधिकतर मेले लगते हैं। इसके अलावा कुछ आर्थिक कारण भी होते हैं और सामाजिक कारण भी होते हैं। आर्थिक और सामाजिक कारण भी मेले लगने के होते हैं। तो मेले लगने के जो और भी कारण है उसमें है सबसे पहला त्योहार, जो कि धार्मिक से ही जुड़ा हुआ है। इसके अलावा संत महात्मा या कोई महापुरुष हो उसके याद में भी मेले लगते हैं, तो ये दूसरा कारण है। इसके अलावा कुछ लोगों का जन्म दिवस होता है, ये जन्मदिन होता है, तो जन्म दिवस को हम लोग मेले के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा मेले लगने का जो कारण होता है वो है स्थानीय संस्कृति और लोक कला। किसी स्थान विशेष की स्थानीय संस्कृति और लोक कला को प्रदर्शित करने के लिए भी मेले लगते हैं। इसके अलावा मेले जो है किसी स्थानीय संस्कृति या लोक कला को संरक्षण प्रदान करने के लिए या संवर्धन के लिए मेले लगते हैं। किसी भी स्थानीय संस्कृति या जो लोक कला हो उसके संरक्षण या उसके संवर्धन के लिए या उसके विकास के लिए भी मेले लगते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं हम लोगों के देश में मेला लगने का। तो इन सारे कारणों को हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, बशर्ते कि बस वो टॉपिक जो है सिलेबस में होना चाहिए। आइए समझते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण मेलों के बारे में। सबसे पहला जो मेला है कुंभ मेला। कुंभ मेला जो प्रत्येक 12 वर्ष के बाद लगता है। तो कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है और यहाँ पे 3 नदियों का संगम है, गंगा, जमुना और सरस्वती। सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है और वहाँ पे वो दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन माना जाता है कि प्राचीन समय में सरस्वती नदी उस जगह पे बहती थी और सरस्वती और गंगा जमुना ये 3 नदियाँ जो है जा करके यहाँ पे मिली हुई हैं। तो इन नदियों के संगम पे कुंभ मेला लगता है। इसके अलावा कुंभ मेला जो है नासिक में भी लगता है, उज्जैन में भी लगता है और हरिद्वार में भी लगता है। यानी कि कुल मिलाकर के भारत में 4 ऐसे जगह हैं जहाँ पे कुंभ मेले लगते हैं और कुंभ मेले जो है हर 12 वर्ष के बाद लगते हैं। प्रयागराज में 6 वर्ष के बाद एक अर्ध कुंभ मेला भी लगता है, यानी कि 2 कुंभ के बीच में एक अर्ध कुंभ मेला लगता है। तो हम लोगों के देश में 4 ऐसे जगह हैं, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। ये 4 जगह हैं जहाँ पर ही कुंभ मेला लगता है। इसका एक कारण है, पुराणों के अनुसार बताया जाता है कि जब एक बार समुद्र मंथन किया गया था तो उसमें
समुद्र मंथन में अमृत निकला था और उस अमृत के लिए सुरों और असुरों में लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई के दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें जो है इन्हीं चारों जगहों पे गिरी थी, जिसमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन चारों जगहों पे अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। इसी के लिए यहाँ पे कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। अब दूसरा जो मेला है वो है सोनपुर मेला। सोनपुर जो मेला है ये बिहार राज्य में लगता है। बिहार राज्य में सोनपुर का मेला लगता है और ये बहुत ही प्रसिद्ध और एक पशु मेला है। इसके अलावा पुष्कर का मेला जो है राजस्थान में लगता है और यूपी टेट के परीक्षा में इस मेले को पूछा भी गया है कि पुष्कर मेला का आयोजन कहाँ पे होता है या किस राज्य में होता है। तो पुष्कर मेला लगता है राजस्थान में। पुष्कर मेला लगता है राजस्थान में। इसके बाद है देवा शरीफ का मेला। तो देवा शरीफ का जो मेला है ये बाराबंकी में लगता है, यानी कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है बाराबंकी, एक जगह है बाराबंकी और यहीं पे देवा शरीफ का मेला लगता है। इसके बाद नवचंदी एक मेला बहुत ही फेमस मेला है जो कि मेरठ में लगता है। नवचंदी का मेला मेरठ में लगता है और पूरे इंडिया में इस मेले को काफी ख्याति प्राप्त है। इसके बाद गोविंद साहब का मेला लगता है अंबेडकर नगर में, जो कि अंबेडकर नगर और आजमगढ़ के बॉर्डर पे सीमा पे लगता है। यानी कि इस मेले का आयोजन जो होता है वो अंबेडकर नगर में भी होता है और आजमगढ़ में भी होता है। लेकिन जो गोविंद साहब का जो मुख्य धाम है वो अंबेडकर नगर में है। अगर क्वेश्चन में अंबेडकर नगर और आजमगढ़ दोनों ऑप्शन दे तो हमें अंबेडकर नगर को टिक करना चाहिए। इसके बाद हम लोग समझते हैं विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। हम लोगों के देश में बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं, लेकिन हम सारे दिवस को यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ उसी दिवस को हम यहाँ पे बता रहे हैं जो कि हम लोगों के किताब में दिया हुआ है, जिससे कि क्वेश्चन आने की संभावना है। इसलिए इस दिवस को एकदम से याद रखना है। इसके बाद समझते हैं जल के स्रोत। जल के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो जल के कौन कौन से स्रोत हैं? तो जल के मुख्यतः 2 स्रोत होते हैं, एक धरातलीय जल होता है और एक जल भूमिगत जल होता है। धरातलीय जल के अंतर्गत तालाब आता है, नदी आती है और झील वगैरह आती हैं। तो ये सब जल जो होते हैं ये धरातलीय जल के स्रोत कहलाते हैं। इसके अलावा जो भूमिगत जल होते हैं इसमें कुआं है, हैंडपंप है, ट्यूबवेल है। इन तीनों को हम लोग भूमिगत जल कहते हैं। भूमिगत जल का मतलब कि जब बारिश होती है तो बारिश का जो पानी होता है धरती में रिस रिस करके नीचे चला जाता है और वहां पे इकट्ठा हो जाता है। उसी पानी को जब हम लोग हैंडपंप के द्वारा निकालते हैं या किसी कुएं के द्वारा या फिर ट्यूबवेल के द्वारा निकालते हैं तो वो बाहर निकल के आता है। अब हम समझते हैं जल प्रदूषण के कारण। जल प्रदूषण के कौन कौन से कारण होते हैं? तो जल प्रदूषण के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे हम लोग जब किसी नदी में जा करके खुद स्नान करते हैं या अपने पशुओं को ले जाके धोते हैं, कपड़ा धोते हैं, तो इसके वजह से नदी का जल या फिर पोखरे का जल जो होता है वो गंदा हो जाता है। इसके अलावा नदियों में शहरों का जो कचरा होता है उसको नालों के द्वारा गिराया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जल के गंदा हो जाने का, नदियों के गंदा हो जाने का। इसके अलावा जो कंपनियां होती हैं, बहुत सारे जो कारखाने होते हैं जिनसे निकलने वाला जो कचरा होता है उसको भी नदियों में ले जाकर गिरा दिया जाता है और इस कारण से नदियां काफ़ी गंदी हो जाती हैं या प्रदूषित हो जाती हैं। हम लोग खेतों में बहुत सारे कीटनाशक दवा उपयोग करते हैं या फिर कुछ रासायनिक खाद का भी उपयोग करते हैं। बारिश के समय में ये कीटनाशक दवाएं या फिर रासायनिक खाद बारिश की वजह से बह करके खेतों से निकल करके नदियों में चली जाती हैं। तो इस तरह उन कीटनाशकों के वजह से भी नदियों का पानी जो होता है गंदा हो जाता है। तो बहुत सारे कारण हैं और किसी भी कारण को परीक्षा में दिया जा सकता है, तो इसलिए इन सारे कारणों को हमेशा याद रखना है। अब हम लोग समझते हैं कि जल प्रदूषण से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो जल प्रदूषण से बहुत सारे रोग हो सकते हैं, जैसे
पीलिया है, हैजा, पेचिस, डायरिया, टाइफाइड, ये सारे जो भी रोग हैं ये सब गंदे पानी से या प्रदूषित जल की वजह से होते हैं। पीलिया, हैजा, टाइफाइड और पेचिस, ये सारे जो रोग हैं, डायरिया जो है, ये सारे जो रोग हैं, सब रोग जो है गंदे पानी के यूज करने से ही होते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि पीने योग्य पानी क्या होता है। पीने योग्य पानी के बारे में एक बार यूपी टेट में क्वेश्चन भी आया है। पीने का पानी यानी कि पीने योग्य पानी किसे हम लोग कहेंगे। पीने योग्य पानी वो पानी होता है जो स्वास्थ्य के दृष्टि से हानिकारक नहीं होता है, यानी कि जो पानी स्वास्थ्य के दृष्टि से हानिकारक नहीं होता है उस पानी को हम लोग पीने योग्य पानी कह सकते हैं या पीने में उस पानी का उपयोग कर सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि अगर कोई गंदा जल है, गंदा पानी है, तो उसको हम लोग पीने के लिए कैसे उपयोग में ला सकते हैं। जैसे पोखरे का पानी है किसी या फिर किसी नदी का पानी है, तो उस पानी को हम लोग किन तरीकों से पीने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो पीने के लिए उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो होता है पानी को उबालना। पानी को उबाल लेने से उसमें जितने भी कीटाणु या फिर जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो सब मर जाते हैं और उस पानी को हम लोग पी सकते हैं। वो पानी जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक नहीं होता है और उस पानी को हम लोग पीने योग्य पानी के रूप में यूज कर सकते हैं। तो जो उबालने का जो तरीका है ये पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसके अलावा छानना भी एक तरीका है पानी को साफ करने का। छानने का मतलब किसी गंदे पानी को हम लोग कपड़े से छान सकते हैं, लेकिन फिर भी उस पानी को हम लोग पीने के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें से जो बड़े बड़े जैसे रेत वगैरह होता है वो सब तो छन जाएगा, लेकिन जो उसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो नहीं छाने जा सकते हैं। उन बैक्टीरियों को मारने के लिए हमें फिर उस पानी को उबालना पड़ेगा। तो छानने के बाद भी हम उस पानी को उबाल के ही पिएंगे। इसके अलावा कुछ पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन भी मिलाई जाती है। जैसे टंकियों का जो पानी सप्लाई होता है शहरों में, उसमें क्लोरीन मिला दी जाती है और वो पानी साफ हो जाता है, पीने योग्य हो जाता है। इसके अलावा पहले जो है जब कुएं से लोग पानी पीते थे तो उसमें एक लाल दवा मिलाई जाती थी। लाल दवा को पोटेशियम परमैंगनेट भी कहते हैं। लाल दवा को पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं और इसको हम लोग अक्सर कुओं में ही इस्तेमाल करते थे, कुएं के पानी को साफ करने के लिए। तो ये सारे तरीके हैं पानी को पीने योग्य बनाने के। आइए अब हम लोग समझते हैं वाष्पन। वाष्पन क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है। तो वाष्पन जो होता है पानी का भाप बनकर उड़ना वाष्पन कहलाता है। यानी कि पानी जब भी भाप बन के उड़ता है तो उसे हम लोग वाष्पन कहते हैं। और पानी भाप बनकर कब उड़ेगा, जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है तब उससे भाप बनती है और वो पानी फिर भाप बन करके उड़ने लगता है। तो पानी का भाप बनकर उड़ना ही वाष्पन कहलाता है। तो वाष्पन जो होता है ये अधिक ताप में ज्यादा होता है। अगर तापमान ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो वाष्पन की दर बढ़ जाती है। इसके अलावा सतह का फैलाव, अगर किसी ज्यादा चौड़े जगह पे या क्षेत्रफल जिसका ज्यादा है वहां पे रखा हुआ है तो वहां पे भी वाष्पन ज्यादा होता है। इसके अलावा शुष्क दिन यानी कि सूखे मौसम में वाष्पन की क्रिया ज्यादा होती है और तेज वायु द्वारा भी वाष्पन ज्यादा होता है। तो ये 4 कारण होते हैं जो कि वाष्पन की क्रिया को काफी तेज कर देते हैं। वाष्पन की क्रिया को तेज करने के लिए ये 4 कारण होते हैं। अधिक तापमान, सतह का फैलाव ज्यादा होना, शुष्क वातावरण या शुष्क दिन और इसके अलावा जो तेज वायु के द्वारा भी वाष्पन की क्रिया ज्यादा होती है। वर्षा के दिन में वाष्पन बहुत कम होते हैं। वर्षा का जो दिन होता है यानी कि बारिश का जो मौसम होता है उसमें वाष्पन बहुत कम होते हैं। इसका जो कारण होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। वर्षा के दिन में जो हम लोगों का वायुमंडल होता है इसमें वाष्प की मात्रा ज्यादा होती है, यानी कि इसमें पहले से ही जलवाष्प भरा हुआ रहता है। इस कारण से इस मौसम में वाष्पन की जो क्रिया होती है ज्यादा नहीं हो पाती है और बहुत कम मात्रा में पानी जो है भाप बन करके उड़ता है। तो इस पॉइंट को याद रखना अनिवार्य है।
कि वर्षा के दिन में वाष्पन की जो क्रिया होती है वो बहुत ही कम होती है। अब हम लोग समझते हैं संघनन। संघनन क्या होता है, यानी कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है कि जल वाष्प का ठंडा होकर जल में बदल जाना, यानी कि भाप को जब हम लोग ठंडा करेंगे तो पानी बन जाएगा और पानी को जब हम लोग गर्म कर देंगे तो भाप बन जाएगा। ये दो क्रियाएं जो है बराबर चलती रहती हैं, यानी कि पानी को गर्म करने के बाद भाप बन जाना और भाप को ठंडा कर लेने के बाद वो पानी बन जाना है, और भाप बन के उड़ता है, ऊपर जाकर के बादल बन जाता है, और वही बादल जब ठंडा होता है तो पानी बारिश के रूप में फिर से जमीन पे गिरता है। तो ये क्रिया जो होती है दोनों बराबर चलती रहती है। संघनन की क्रिया के लिए मौसम ठंडा होना जरूरी होता है, यानी कि जब तक जलवाष्प ठंडा नहीं होगा तब तक संघनन की क्रिया जो है नहीं होगी। संघनन की जो क्रिया होती है वो बड़े पृष्ठ क्षेत्र पर ज्यादा होती है। संघनन की क्रिया बड़े पृष्ठ क्षेत्र पर ज्यादा होती है, यानी कि अगर क्षेत्रफल ज्यादा हो तो वहां पे संघनन की जो क्रिया होती है वह ज्यादा होती है। हम लोग समझते हैं कुछ अपने उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के बारे में, कुछ स्थानों के बारे में, जहां से कि कुछ स्पेशल प्रश्न बन सकते हैं। यानी कि जो यूपी टेट का जो सिलेबस है उसमें जो यात्रा वाला जो पार्ट है, यानी कि यात्रा का जो टॉपिक है उस टॉपिक से संबंधित ये सारे फैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। हम लोग समझते हैं प्रयागराज। प्रयागराज के बारे में, प्रयागराज में क्या क्या चीजें हैं। प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में सबसे पहले संगम है। इलाहाबाद में संगम है, 3 नदियों का संगम है, गंगा, जमुना और सरस्वती। 3 नदियां हैं, गंगा, जमुना और सरस्वती, और यहाँ पे इन तीनों नदियों का संगम है। यानी कि संगम का मतलब कि 3 नदियां या करके यहीं पे मिलती हैं। इसके बाद अल्फ्रेड पार्क है। इस इलाहाबाद में या फिर प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क है। अल्फ्रेड पार्क को हम लोग चंद्रशेखर आजाद पार्क भी बोलते हैं। अल्फ्रेड पार्क को हम लोग आजाद पार्क भी बोलते हैं। प्रयागराज में अकबर का किला भी है। जहाँ पे गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम है, ठीक वहीं पे अकबर का एक किला है जिसको कि अकबर ने बनवाया था और इसे अकबर का किला कहते हैं। तो ये भी वहीं पे स्थित है। इसके अलावा आनंद भवन इलाहाबाद या प्रयागराज में है। आनंद भवन भी प्रयागराज में है, स्वराज भवन भी प्रयागराज में है, और जवाहर नक्षत्रशाला ये भी प्रयागराज में है। तो जवाहर नक्षत्रशाला से क्वेश्चन आए या फिर स्वराज को पूछा जाए या फिर आनंद भवन को पूछा जाए तो ये सभी जो भवन हैं यहाँ पे सभी भवन जो हैं वो प्रयागराज में हैं। इसके बाद है लखनऊ। लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है और लखनऊ से गोमती नदी होकर के बहती है, यानी कि लखनऊ से होकर के गोमती नदी बहती है। लखनऊ हम लोगों के राज्य की राजधानी भी है। लखनऊ राज्य की राजधानी है और यहाँ पे विधानसभा भवन है। लखनऊ में ही विधानसभा भवन है और रेजिडेंसी है। यहाँ पे रेजिडेंसी का मतलब कि जब अंग्रेजों का शासन था तो रेजिडेंसी बनती थी जहाँ से वो लोग अपने शासन का नियंत्रण करते थे, तो ये रेजिडेंसी है। इसके अलावा रूमी दरवाजा, लखनऊ में रूमी दरवाजा है। छोटा व बड़ा इमाम बाड़ा, 2 इमाम बाड़ा है, एक छोटा इमाम बाड़ा है और एक बड़ा इमाम बाड़ा है। और भूल भुलैया, बड़ा इमाम बाड़ा जो है उसी में भूल भुलैया भी है जो कि देखने वाला एक स्थल है। इसके अलावा लखनऊ की चिकन की कढ़ाई विश्व प्रसिद्ध है। लखनऊ की जो चिकन की कढ़ाई है जो कि कपड़ों में की जाती है वह एक प्रकार की जो सुई आती है, छोटी सी सुई और एक धागा, पतला धागा, उसी के द्वारा कुछ कढ़ाई कर करके कुछ चित्र को बनाया जाता है। जैसे सामान्य लोग चित्र जो बनाते हैं वो लोग ब्रश और रंग वगैरह से चित्र बनाते हैं, लेकिन लखनऊ में जो कपड़ों पे जो कारीगरी की जाती है वो सुई और धागे से की जाती है। यानी कि सुई और धागे से ही बहुत सारे चित्रों को कपड़ों में गढ़ दिया जाता है या फिर फिट कर दिया जाता है। तो इसी को हम लोग चिकन का कार्य कहते हैं या चिकन कढ़ाई कहते हैं। तो चिकन कढ़ाई जो होती है वो लखनऊ में विश्व प्रसिद्ध है, जो कि मुगलों की देन है। मुगलों ने ही सबसे पहले चिकन कढ़ाई का शुरुआत किया था। अब हम लोग समझते हैं मथुरा। मथुरा में 2 चीजें प्रसिद्ध हैं,
इसे हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले तो हम लोग समझ जाते हैं कि मथुरा जो है ये जमुना नदी के किनारे स्थित है। मथुरा जो है जमुना नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पे दो चीजें हैं, एक द्वारिकाधीश मंदिर और इस्कॉन मंदिर, दो मंदिर है जो कि फेमस है और इन दोनों को हमें याद रखना है। मथुरा में यही दो मंदिर हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद कानपुर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो कानपुर जो है वो एक औद्योगिक नगर है। कानपुर उत्तर प्रदेश का एक ये औद्योगिक नगर है जहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग है, ऊनी वस्त्र उद्योग है और चमड़ा उद्योग है, जिसमें चमड़ा उद्योग काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है और कानपुर में ही IIT भी है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में स्थित है। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय भी एक कानपुर में स्थित है। तो ये सारी चीजें जो है कानपुर में स्थित हैं। अब हम लोग गोरखपुर से संबंधित फैक्ट पढ़ते हैं। गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे स्थित है। राप्ती नदी के पूर्वी तट पे गोरखपुर स्थित है और गोरखपुर में गोरखधाम मंदिर है। गोरखधाम मंदिर काफी प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पे गीता प्रेस परिसर भी स्थित है और आरोग्य मंदिर भी यहीं पे है, यानी कि गोरखपुर में ही आरोग्य मंदिर भी है, रामगढ़ का ताल भी है और गीता वाटिका, ये सारी चीजें जो है गोरखपुर में है। इसके अलावा देश का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म जो है वो गोरखपुर में स्थित है। हम लोगों के देश का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म जो है वो गोरखपुर में स्थित है। अब जो है इस समय हुबली में एक प्लेटफार्म बन रहा है, हुबली कर्नाटक में एक प्लेटफार्म बन रहा है जो कि गोरखपुर के प्लेटफार्म से लंबा हो जाएगा। अब जो है हम लोग समझते हैं वाराणसी के बारे में। बनारस क्या है? वाराणसी को हम लोग बनारस भी बोलते हैं। तो वाराणसी में सबसे पहले तो काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है, काशी विश्वनाथ मंदिर है। इसके अलावा ज्ञानवापी मस्जिद भी है, काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद है। इसके अलावा BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में है और मदन मोहन मालवीय द्वारा ये बनाया गया है। BHU जो है पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनवाया था और इन्हीं के काफी मेहनत करने के बाद जो है बनारस में BHU की स्थापना की गई थी। बनारस से 8 किलोमीटर दूर स्थित है सारनाथ। सारनाथ जो है बनारस से थोड़ी दूर स्थित है, यानी कि मात्र 8 किलोमीटर। और यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला अपना उपदेश यहीं पे दिया था। उन्होंने अपने 5 शिष्यों को सबसे पहले सारनाथ में ही उपदेश दिया था और यहीं पे सारनाथ के संग्रहालय में अशोक स्तंभ भी रखा हुआ है। अशोक स्तंभ जो कि 4 सिंहों वाला स्तंभ है, जो कि हम लोगों का राष्ट्रीय चिन्ह है, वो अशोक स्तंभ जो है सारनाथ के संग्रहालय में रखा हुआ है। बनारस में बहुत सारे कलाकार हुए हैं और उन कलाकारों के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। पहले जो है शहनाई वादक हैं, एक शहनाई वादक स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खां। स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खां जो थे एक शहनाई वाद्य यंत्र होता है। इस शहनाई का ये बहुत ही प्रसिद्ध वादक थे। शहनाई वादक सबसे मशहूर जो थे वो है बिस्मिल्लाह खां, स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खां। इसके अलावा बनारस में तबला वादक भी हुए हैं जो कि जिनका नाम है किशन जी महाराज। बनारस में जो तबला वादक हुए हैं उनका नाम है किशन जी महाराज, बहुत ही प्रसिद्ध तबला वादक हैं। इसके अलावा एक कथक नर्तक भी हैं। कथक नर्तक जो हैं वो हैं बिरजू महाराज। बिरजू महाराज जो हैं ये बनारस से ही बिलोंग करते हैं। इसके बाद ठुमरी गायिका, एक ठुमरी गायिका हैं जिनका नाम है स्वर्गीय गिरिजा देवी। जो स्वर्गीय गिरिजा देवी हैं ये ठुमरी गायिका हैं और इनका नाम जो है पूरे भारत में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि ठुमरी गाने वाली एक बहुत ही बड़ी कलाकार हैं जो कि बनारस की हैं। अब जो है हम लोग समझते हैं झांसी का किला। झांसी का किला जो है झांसी में स्थित है।
झांसी जो एक शहर है बहुत अच्छा, और वहाँ पे झांसी में ही ये झांसी का किला स्थित है। और शहर के बीचों बीच में एक पहाड़ी है जिसे बंगरा पहाड़ी कहा जाता है। इसी बंगरा पहाड़ी पे झांसी का किला स्थित है। आगरा के बारे में समझते हैं। आगरा जो है जमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा जमुना नदी के किनारे है और आगरा में ताजमहल स्थित है। आगरा में ताजमहल है जिसको कि सब लोग जानते हैं, लेकिन ताजमहल को बनवाया किसने था? तो ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था, जो कि एक मुगल शासक था। ताजमहल को विश्व के 7 अजूबों में गिना जाता है, और अजूबे का मतलब होता है आश्चर्य करने वाली चीजें, यानी कि ऐसी 7 आश्चर्य करने वाली चीजें हैं जिसमें से एक चीज है ताजमहल। ऐसी चीज है ये ताजमहल जो कि कोई अगर देखेगा तो आश्चर्यचकित हो जाएगा। इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत ये भवन बना हुआ है। तो 7 अजूबों में शामिल है ताजमहल, जो कि आगरा में स्थित है। इसके अलावा आगरा में एक जगह है फतेहपुर सीकरी, जिसको कि अकबर ने बसाया था, और यहाँ पे अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया है। बुलंद दरवाजा बनवाया है, पंचमहल, और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी यहीं पे स्थित है। तो आगरा से हम लोगों को इतनी चीजें याद रखनी है। बुलंद दरवाजा जो कि फतेहपुर सीकरी में है, पंचमहल भी फतेहपुर सीकरी में है, और शेख सलीम चिश्ती दरगाह भी फतेहपुर सीकरी में है। और फतेहपुर सीकरी जो है आगरा के थोड़ी ही दूरी पे स्थित है। अब हम लोग समझते हैं उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक बनावट। उत्तर प्रदेश को हम लोग प्राकृतिक भागों के रूप में अगर हम लोग बांटे तो 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है भाबर व तराई का क्षेत्र। भाबर व तराई का क्षेत्र, दूसरा है गंगा जमुना का मैदान, और तीसरा है दक्षिण का पठार। यानी कि उत्तर प्रदेश को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। जो इसका उत्तरी हिस्सा है, यानी कि हिमालय से सटा हुआ जो हिस्सा है, उसे हम लोग भाबर व तराई का क्षेत्र कहते हैं। तो भाबर व तराई का क्षेत्र भी 2 भाग हैं। भाबर व तराई में जो उत्तरी भाग है उसको हम लोग भाबर कहते हैं, जो कि जो नदियां निकली हुई हैं हिमालय से, वो बड़े बड़े पत्थरों को लेके आती हैं और इसी भाबर के क्षेत्र में ले आके उनको पाट देती हैं। तो भाबर के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े पत्थर है, पथरीली जगह है वहां पे। और जो तराई का क्षेत्र है ये उससे नीचे का क्षेत्र है, थोड़ा सा उससे नीचे ढलान पे स्थित है, और यहाँ पे बहुत ही घने घने जंगल पाए जाते हैं, और यहाँ की जो भूमि है वो दलदली है। तो जो तराई का जो क्षेत्र है ये भाबर से नीचे का हिस्सा है। तराई का क्षेत्र जो है सहारनपुर से शुरू होकर के कुशीनगर तक आता है, और यहाँ पे जो क्षेत्र है या यहाँ की जो जमीन है वो दलदली है, और यहाँ की हवाओं में नमी रहता है, और काफी बारिश भी यहाँ पे होती है। काफी बारिश यहाँ पे होती है, और बहुत घने घने जंगल यहाँ पे स्थित हैं। तराई क्षेत्र में ही एक राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये लखीमपुर खीरी जिले में पड़ता है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये तराई क्षेत्र में आता है, जो कि लखीमपुर खीरी जिले के अंतर्गत स्थित है। तो अगर पूछा जाए परीक्षा में कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो लखीमपुर खीरी में है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के प्राकृतिक भागों के किस हिस्से में आता है, तो तराई क्षेत्र में आता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद समझते हैं गंगा जमुना का मैदान। गंगा जमुना का जो मैदान है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हिस्सा यही बनाता है। तो गंगा जमुना का मैदान जो है जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। जलोढ़ मिट्टी का मतलब है कि नदियों से बहाकर लाई गई मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और इस मिट्टी में 2 तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं, बांगर और खादर। 2 तरह की मिट्टियां हैं, बांगर और खादर। तो जो बांगर की मिट्टी होती है, बांगर की मिट्टी की विशेषता ये होती है कि यहाँ पे बाढ़ का पानी जो है पहले पहुंचता था, लेकिन अब जो है बाढ़ का पानी वहां पे नहीं पहुंचता है। तो बांगर की मिट्टी जो है उपजाऊ ज्यादा नहीं बची हुई है, यानी कि इस मिट्टी का बहुत पहले से या प्राचीन समय से ही इस मिट्टी का उपयोग खेती कार्यों में हो रहा है। इसके वजह से ये मिट्टी जो है ज्यादा उपजाऊ नहीं रह गई है। तो यहाँ पे बांगर के क्षेत्रों में बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है। और जो खादर का क्षेत्र है, खादर के क्षेत्र में अभी भी बाढ़ का पानी पहुंचता है, और वहाँ की जो मिट्टी है हर साल
थोड़ी नई हो जाया करती है, क्योंकि नदियों के द्वारा जो हुमस वगैरह है जो कि नदियों के द्वारा बहा कर लाया जाता है, इसके वजह से वहाँ की जो मिट्टी होती है वो थोड़ी उपजाऊ ज़्यादा हो जाती है। तो जो खादर का क्षेत्र है यहाँ पे उपजाऊ ज़्यादा है और बांगर का क्षेत्र जो है वो कम उपजाऊ है। तो दो तरह की मिट्टी है गंगा जमुना के मैदान में, बांगर और खादर। अब हम लोग समझते हैं पठारी भाग। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे दक्षिणी भाग है उसे हम लोग पठारी भाग कहते हैं। पठारी भाग में बुंदेलखंड का पठार आता है, जिसको कि उस पठारी भाग को हम लोग बुंदेलखंड का पठार कहते हैं। और जो बुंदेलखंड का पठार है ये भारत के प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग का मतलब कि जो दक्कन का पठार है उसे हम लोग प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। प्रायद्वीपीय का मतलब कि तीन ओर से पानी से घिरा हुआ हिस्सा है, तो इसे हम लोग प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। और ये हिस्सा जो है पठारी हिस्सा है। और पठार उस भूमि को कहते हैं जो कि मैदानी भूमि से थोड़ी ऊंची होती है और पहाड़ी भूमि से थोड़ी नीची होती है, यानी कि बीच की स्थिति जो होती है उसे हम लोग पठारी क्षेत्र कहते हैं। तो दक्कन का जो पठार है उसी का भाग है ये पठारी भाग, बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का जो पठार है इसी प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। तो इस हिस्से में हम लोगों का बुंदेलखंड का हिस्सा आता है, झांसी का हिस्सा आता है, सोनभद्र, मिर्जापुर और कुछ प्रयागराज का हिस्सा आता है। अब हम लोग समझते हैं भारत से गुजरने वाले सबसे बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग को। तो भारत से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है राजमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, जो कि कोलकाता से दिल्ली तक जाता है। ये उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसे याद रखना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय जल मार्ग है जो कि प्रयागराज से हल्दिया जो कि पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता के पास में है, वहां तक ये प्रयागराज से जाता है और हल्दिया तक जाता है। और ये भारत का एकमात्र राष्ट्रीय जल मार्ग है जिसे राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 कहते हैं। इस राष्ट्रीय जल मार्ग को हम लोग राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 कहते हैं। ये प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। अब हम लोग समझते हैं क्षेत्रफल में लखीमपुर खीरी व जनसंख्या में प्रयागराज, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो वो है लखीमपुर खीरी, यानी कि लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है और जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला है प्रयागराज। तो प्रयागराज जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला है। अब हम लोग समझते हैं हवाई अड्डों के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में कई सारे हवाई अड्डे हैं, तो कुछ जो मुख्य हवाई अड्डे हैं उनके बारे में हम लोग समझते हैं। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो है ये बनारस में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बनारस में है, बनारस के बाबतपुर में। दूसरा जो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है इसे हम लोग अमौसी हवाई अड्डा भी कहते हैं। अमौसी हवाई अड्डा जो कि लखनऊ में है। तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे के बारे में पूछा जाए तो ये हवाई अड्डा जो है लखनऊ में है, जिसे अमौसी हवाई अड्डा भी बोला जाता है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा जो है आगरा में है। और बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में है। तो इन सारे हवाई अड्डों को कौन अड्डा कहाँ पे है इसको याद रखना है, क्योंकि मिलान करने के लिए भी आ सकता है और डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है। इसके अलावा लास्ट में हम लोग एक पॉइंट और देख लेते हैं कि पूरब पश्चिम व उत्तर दक्षिण गलियारा। पूरब पश्चिम यानी कि भारत के जो पूर्वी हिस्सा है उसको पश्चिमी हिस्सा से जोड़ने के लिए एक रोड बना हुआ है, और भारत के उत्तरी हिस्सा को दक्षिणी हिस्सा से जोड़ने के लिए भी एक रोड बना हुआ है। ये रोड जो है जहां पे आके बीच में मिलते हैं वो उत्तर प्रदेश का झांसी जगह पे मिलते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के झांसी में ये दोनों गलियारे मिलते हैं। तो इस पॉइंट को भी याद किया जा सकता है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और कई परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यूपी टेट में भी इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये रहा आज का हम लोगों का पूरा टॉपिक, और उम्मीद है आप लोगों के पूरे समझ में आया होगा।